हेलो बच्चों। बहुत जूस मारे गए थे, जिप्सीज वेर किल्ड, पीपल वेर लेफ्ट होमलेस, लोगों की ब्रेड, खाना पीना सब छीन लिया गया था, एंड दे वर मर्सिलेसली बीटन अप। कितनी सफोकेटिंग है ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल। पहली, आपकी जमीन ले लिया जर्मनी से। दूसरा, आपको डीमिलिटराइज कर दिया कि मिलिट्री भी इस्तेमाल नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि आपने जो यहां पर बवाल काटा है ना इस वर्ल्ड वॉर में, उसके लिए कॉम्पनसेशन दीजिए, यानी पैसा दो, खोखा निकालो, रोकड़ा पहुंचाओ घर पे हमारे। इट लेड टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जर्मनी एंड दैट इज कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, धांसू होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई भी खूब कर रहे होंगे। तो आज जिस चैप्टर की हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड चैप्टर था आप लोगों के लिए। बहुत टाइम से आप लोग इसके लिए कह भी रहे थे, वेट भी कर रहे थे। एंड यस, इट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया कहानी के अक्रॉस हम लोग आएंगे। ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत क्लोज है। बहुत ही अच्छी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। एक ऐसी कहानी जो मेरे ख्याल से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी से भी मजेदार है, सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रिवॉल्यूशन की कहानी से भी मजेदार है। बहुत ही अद्भुत कहानी, बहुत अद्भुत कहानी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसम। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, एक लड़का था, उसका नाम था हेलमुथ। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक लड़का था, उसका नाम था हेलमुथ। इसके पापा थे, हिज फादर एंड मदर, ये लोग बात कर रहे थे आपस में, यानी हिज फादर एंड हिज मदर, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग। और हेलमुथ जो है वो सो रहा था, लेकिन इसने चुपके से अपने पापा मम्मी की बातों को सुना। और जब इसने उनके अपने पापा मम्मी की बातों को सुना तो बहुत ज्यादा ही घबरा गया कि यार ये बातें क्यों हो रही हैं, इसके पापा मम्मी ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। तो इसके पापा क्या कह रहे थे, व्हाट इज फादर वॉज सेइंग, फादर वॉज सेइंग कि अपनी वाइफ से कह रहा था कि इज इट हाई टाइम, क्या ये टाइम सही है कि हम लोगों को मर जाना चाहिए, शुड आई किल यू ऑल, या फिर मुझे अकेले सुसाइड कर लेनी चाहिए। यह बात हेलमुथ सुन के बहुत घबरा गया कि व्हाई हिज फादर इज टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर। समझ रहे हो आप बात को? और इसके फादर ने बोला कि जिस तरीके से या जो चीजें हम लोगों ने ज्यूस के साथ करी थी, ज्यूस, अब वही चीजें एलाइड पावर्स, वही चीजें एलाइड पावर्स जो है अब हमारे साथ करेंगे। ये क्या बातें हो रही हैं? कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बातें कर रहा हूं? तो यहां पर बच्चों क्या होता है कि ये जो फादर हैं हेलमुथ के, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी। नाजी पार्टी के ये सपोर्टर होते हैं। और इन्होंने, इसके फादर ने देखा था किस तरीके से नाजी पार्टी ने ज्यूस के साथ अत्याचार किया था, किस तरह से ज्यूस को मार दिया गया था। बहुत ज्यूस मारे गए थे, जिप्सीज वेर किल्ड, पीपल वेर लेफ्ट होमलेस, लोगों की ब्रेड, खाना पीना सब छीन लिया गया था, एंड दे वर मर्सिलेसली बीटन अप। यह सिचुएशन था जर्मनी में। मैं कहानी आपको बता रहा हूं एक बच्चे की जो जर्मनी में रह रहा था। उसका नाम था हेलमुथ, और वो अपने माँ बाप को ये बात करते हुए सुनता है। बाप उसके नाजी पार्टी के फॉलोअर होते हैं, और वो अपनी बीवी से यही कहते हैं कि अब 1945 के टाइम, नाउ दिस इज द टॉकिंग, ये बातें हो रही हैं ये 1945 में हो रही हैं। और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब शायद ये सही, अब ये क्या होने वाला है कि जिस तरीके से नाजी पार्टी ने ज्यूस के ऊपर यहां पर क्या किया था, अत्याचार किया था, अब शायद 1945 में वो टाइम आ गया है कि एलाइड पावर्स वही अत्याचार अब नाजी के लोगों पर करने वाले हैं।
ऐसा ये क्यों बोल रहे थे, इसके फादर ने ऐसा क्यों बोला, ये एलाइज पावर क्या है, ये नाजी पार्टी कहां से आ गई, हम जर्मनी की किस वक्त की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, इन सब चीजों को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये सारी बातें आज आपको यहां क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बच्चों, आप लोग ने नाजिज्म के बारे में, नाजी पार्टी के बारे में सुना ही होगा। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट नाजिज्म। इस वर्ड के अक्रॉस आप लोग आए होंगे। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ वर्ड, एक आदमी का नाम सुना होगा जिसका नाम था हिटलर। तो ये सब आपने सुना होगा। और हिटलर के जो हिटलर ने गंदे काम, बुरे काम किए थे, जिस तरह से उसने लोगों को मारा था, जिस तरीके से लोगों को उसने परेशान किया था, वो चीजें बहुत समय तक, बहुत टाइम तक याद कर रखी गई। इनफैक्ट आज भी वो टाइम लोग भूल नहीं पाते हैं। इतना ज्यादा बुरी कंडीशन थी उस वक्त जर्मनी की। हिटलर, जर्मनी, नाजिज्म, ये सब जर्मनी की कहानी है, जर्मनी की कहानी है। मैं आपको ये कहानी आज सुना रहा हूं। तो ये सब बातें आपने सुनी थी। होता क्या था कि जब भी हिटलर को किसी को पनिश करना होता था, द ज्यूज एंड द अदर पीपल, तो सीधे बंकर में डाल देते थे। बर्लिन बंकर, मतलब इनके पास होता था एक गैस चेंबर, वहां लोगों को जाके बंद कर देते थे और लोग जो है घुटन से मर जाते थे। इमेजिन द सिचुएशन, इमेजिन दिस सिचुएशन। आदमी को उठा के डाल दे रहे हैं बंकर में सीधे, और वो बेचारा आदमी घुट के मर जा रहा है सफोकेशन से। ये सिचुएशन थी, इतनी बुरी सिचुएशन थी वहां पर जर्मनी में। तो 1945 के अराउंड जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, 1945 में जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी उस वक्त हार चुका होता है बुरी तरीके से। और जर्मनी जब हार जाता है तो जर्मनी में, या जर्मनी की जो पार्टी थी नाजिज्म, नाजी पार्टी, उसमें जो हिटलर था, इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन हिटलर सुसाइड कर लेता है। हिटलर, उसके मिनिस्टर्स, उसके फैमिली मेंबर्स पकड़ने से अच्छा ही समझते हैं कि हम लोग सुसाइड कर लें। एंड हिटलर ही कमिटेड सुसाइड, गन शॉट पे रख के उसने अपने आप को मार देता है। तो जब हिटलर की डेथ हो जाती है, ये सब सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। जब हिटलर राजा मर गया तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा को तो मारा ही जाएगा ना अब, क्योंकि सपोर्ट कर रहे थे उसको। तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया गया था, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल की स्थापना करी गई थी। और यह इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया गया था न्यूरेमबर्ग में। और इस ट्राइब्यूनल में जो यहां पर ट्रायल्स चले उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। यहां नाजी के जितने भी फॉलोअर, सपोर्टर्स थे, उनको यहां पर सजा दी गई। 11 लोगों को हैंग टू डेथ कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि जो बहुत सारे लोगों को हैंग टू डेथ किया गया, 11 लोगों को, और बाकी लोगों को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो परेशानियां, जो एक्सप्लॉइटेशन, जो दिक्कतें नाजिज्म ने लोगों को दी थी, ये पनिशमेंट भी उनके लिए बहुत कम थी। बहुत परेशान किया था, बहुत ज्यादा। तो आज हम लोग इस पूरी कहानी को, ये तो मैंने खाली आपको एक बैकड्रॉप दिया है, ठीक है। आई होप आप इस बैकड्रॉप को समझ गए होंगे। और ये बैकड्रॉप बच्चों मैंने ऐसे ही नहीं दिया है, ये बैकड्रॉप आपके एनसीईआरटी में है। चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले यही बैकड्रॉप समझाया गया है। कहानी का मेरे हिसाब से पूरा एक बेस तैयार हो गया है। आप लोगों को पिक्चर दिखने लगी है कि इस पूरी पिक्चर में आप क्या देखने वाले हैं। यू विल सी किस तरीके से हिटलर का राइज होता है। लेकिन उससे पहले आप ये देखोगे कि ये सब कहानी हिटलर पिक्चर में आता कैसे है, हाउ हिटलर केम इनटू पिक्चर, जर्मनी में हिटलर कैसे आ गया, इन सब चीजों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद राइज ऑफ हिटलर देखेंगे और फिर ये पूरी कहानी आपके सामने होगी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कहानी की तरह आपको इस पूरे चैप्टर को समझा पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले चैप्टर से कनेक्टिविटी बनाए रखें अगर हम लोग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था,
सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा हमने। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी की, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो 1914 का टाइम था, 1914। जर्मनी उस समय एक बहुत ही पावरफुल नेशन हुआ करता था। जर्मनी बहुत ही रिसेंटली ये जर्मनी बना था। जर्मनी एक पावरफुल नेशन हुआ करता था, और जर्मनी के फॉर्मेशन की कहानी यू विल स्टडी इन क्लास 10th, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो जर्मनी कैसे बना था वो आप वहीं देखेंगे, उसको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि 1914 में जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल नेशन हो चुका था। तो जर्मनी उस वक्त सोचता था क्या करे 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 तो क्या करें, पावर तो बहुत है, एंड जर्मनी वांटेड टू एक्सपैंड। जर्मनी और देशों पे कब्जा करना चाहता था। तो जर्मनी ने 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 करवा दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर स्टार्ट हो गई, एंड दिस वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन दी सेंट्रल पावर्स and on the other hand allied powers, इन दोनों के बीच में यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है, रीजन स्टार्ट होने का, जर्मनी वांटेड टू एक्सपैंड और इकोनॉमी अपनी स्ट्रांग करना चाहता था, रिसोर्सेज कमाना चाहता था, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। इन सबके डिटेल्ड रीजंस यू विल फाइंड इन क्लास 10th। ठीक है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी इतना समझना है कि 1914 में जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था, बहुत ही पावरफुल किंगडम था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू होती है तो इट स्टार्टेड बिटवीन द 2 पावर्स। जो ऑन द साइड ऑफ सेंट्रल पावर थे, दे वेर फर्स्ट जर्मनी, और जर्मनी के साथ था ऑस्ट्रिया। ये दोनों लोग मिलकर बना रहे थे सेंट्रल पावर्स। लेकिन मैं बात करूं एलाइड पावर्स की, तो यहां पर इनिशियली आप देखेंगे 3 लोग थे, फ्रांस, इंग्लैंड एंड इंपॉर्टेंटली रशिया। भाई समझ में आ रहा है ना, पिछले वाले चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है, रशिया क्यों आएगा अब। ठीक है, तो ये 3 मिला रहे थे एंड दे थी मेड दी एलाइड पावर्स। अब आप देखोगे जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही हो, जब ये वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, तो उस वक्त ये दोनों पावर्स में से जर्मनी बहुत पावरफुल होता है। बट एक यहां पर टर्न आता है, और टर्न ये आता है एंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब यूएसए की एंट्री होती है इन 1917, तो उसके बाद जर्मनी बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पाता है इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और जर्मनी फाइनली जो है हार जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एंट्री ऑफ यूएसए के बाद क्या होता है कि एलाइड पावर्स, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एलाइड पावर्स 1, और जो सेंट्रल पावर्स होती हैं, सेंट्रल पावर्स वो लॉस्ट दी वॉर। एक्चुअली लोगों को इतना यकीन ही नहीं होता है कि ये लड़ाई इतनी लंबी चल जाएगी। 4 साल तक वर्ल्ड वॉर चलती रही, फ्रॉम 1914, यू विल सी, फ्रॉम 1914 टू 1918, 4 इयर्स तक ये लड़ाई चलती रही। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जब ये लड़ाइयां हुई, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा आउटकम, एंड द आउटकम इज, जब भी लड़ाई होती है तो क्या होता है, देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। होता है कि नहीं होता है, हमेशा लड़ाई होगी तो रिसोर्स का डिप्लीशन होगा। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक फंडा बना दिया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने आपको यही बताया था, जब आप फ्रांस लड़ाई लड़ रहा था और कंट्रीज से, तो मैंने यही कहा था कि बिकॉज फ्रांस वाज इन्वॉल्व्ड इन लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ वॉर, इस वजह से फ्रांस के फंड्स कम हो रहे थे, फ्रांस बैंकक्रप्ट हो रहा था। यही रीजन यहां पर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री हुई, तो उससे पहले आप देखोगे यहां पर एक्चुअली चल क्या रहा था। बेसिकली यहां पर जो लड़ाई थी वो थी रिसोर्स को लेकर। ठीक है, और उस वक्त यहां देखोगे आप कि जो जर्मनी के रिसोर्सेज थे वो यहां कम हो रहे थे, और बेसिकली उसको कमाने के लिए, रिसोर्स को कमाने के लिए यहां जर्मनी पीछे पड़ा हुआ था। एंड इनफैक्ट
यू विल सी दैट जर्मनी ने इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, यूएस की एंट्री से पहले की बात बता रहा हूं कि यूएस के आने से पहले जर्मनी ने, आप देखोगे कि फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा भी कर लिया था। जर्मनी इसने यहां पर ऑक्यूपाई कर लिया था। ऑक्यूपाई किसको किया था? ऑक्यूपाइड फ्रांस एंड बेल्जियम। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इतना तो यहां पर ये जर्मनी कर चुका था, लेकिन जब यूएसए की एंट्री होती है 1917 में, तो उसके बाद जर्मनी फिर स्टैंड नहीं कर पाता है सामने और यूएस जीत जाता है। मतलब जर्मनी यहां पर सेंट्रल पावर जो है वो लड़ाई हार जाते हैं। आई होप ये कहानी आपको यहां पर क्लियर हो गई, किस तरह से सिनारियो चला। अब बात यह आती है कि जब लड़ाई हुई है, इतनी बड़ी लड़ाई 4 साल तक चली है, तो बेसिकली इंपैक्ट क्या पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 का ऑन जर्मनी, क्योंकि मेनली जर्मनी ने शुरुआत करी थी ना। तो यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 का जर्मनी पे? लेट अस सी इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 किस पे? जर्मनी पे। लेट अस सी दिस, क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ा? व्हाट? ठीक है, इसके इंपैक्ट को समझने के लिए 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 ऑन जर्मनी। प्लीज मेक दिस डायग्राम। व्हाट वाज द इंपैक्ट? देखिए जरा, पॉइंट नंबर ए, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, सो द एम्परर ऑफ जर्मनी ही एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। मतलब अभी जो राजा था उसने अपनी गद्दी छोड़ दी। पहला पॉइंट, एम्परर, ये इसका आउटकम बता रहा हूं कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ा। पहला इंपैक्ट, एम्परर एब्डिकेटेड द थ्रोन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नो किंग नाउ, कोई किंग यहां नहीं बचा। तो इससे हुआ यह कि जो पार्लियामेंट थे, बेसिकली जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, और दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक वहां पर राजा का रूल हुआ करता था। अब इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी, तो अब पार्लियामेंट्री पार्टीज के पास ये ऑप्शन आ गया, ये अपॉर्चुनिटी मिली उनको कि वो अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। और यही हुआ, फाइनली यहां पर चेंज होती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड दिस लेड टू द कमिंग अप ऑफ वीएमआर रिपब्लिक। वीएमआर रिपब्लिक, अब समझते हैं कि ये क्या, ये समझ में आया ना वीएमआर रिपब्लिक कैसे आया? वीएमआर रिपब्लिक आने का मेन रीजन क्या था? ये क्या रीजन था कि भैया जब किंग खत्म हो गया, तो अब पार्लियामेंट्री पार्टीज को यह अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। और उसी वजह से जो किंग खत्म हुआ, तो उसकी जगह क्या लेके आ गए? वीएमआर रिपब्लिक। वीएमआर एक जगह का नाम है बच्चों, और वहां पर एक नेशनल असेंबली बनाई गई थी, इसी को बोलते हैं हम लोग वीएमआर रिपब्लिक। आई होप ये चीजें एकदम क्लियर हो गई। ये पेन से दिख रहा है ना? ठीक है, वीएमआर रिपब्लिक क्लियर हो गया। रिपब्लिक, वीएमआर रिपब्लिक। और ये जो बनी गवर्नमेंट नेशनल असेंबली, इट वाज अ फेडरल स्ट्रक्चर एंड इट वाज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये जो बना यहां पर, दिस पर्टिकुलर थिंग जो यहां निकल के आई, ये बेसिकली क्या था? 2 चीजें, इनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर बना। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तो आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई होगा। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर ताने हमने पढ़ाया भी होगा आपको। तो फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था? जहां पर एक सेंटर और स्टेट दोनों कोऑर्डिनेटली काम कर रहे हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो एक फेडरल स्ट्रक्चर बन के आया, और दूसरा एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आता है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब जर्मनी में डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो डेमोक्रेटिक था। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी वो एक फेडरल गवर्नमेंट थी। इंपैक्ट समझ में आ गया? दूसरा इंपैक्ट, पहला इंपैक्ट एम्परर खत्म, दूसरा इंपैक्ट अब जब एम्परर खत्म तो क्या? तो ये रटना नहीं है, देखिए सीक्वेंस, कहानी चल रही है। किंग खत्म हो गया तो कौन आएगा भाई? उसकी जगह कोई जगह तो लेगा ना, कोई रिप्लेस करेगा, नेशनल असेंबली।
अब जब नेशनल असेंबली आ गई तो इसमें वोटिंग कैसे होगी, समझ रहे हो बात को। थर्ड वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ, प्लीज सी पॉइंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होने लगा यहां पर कि जो जर्मनी के लोग थे, पीपल ऑफ जर्मनी, पीपल ऑफ जर्मनी, ये लोग क्या करने लगे, दे स्टार्टेड इलेक्टिंग द डेप्यूटीज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पीपल ऑफ जर्मनी स्टार्टेड इलेक्टिंग डेप्यूटीज ऑफ, कहां के, जर्मन पार्लियामेंट। याद रखिएगा जर्मन पार्लियामेंट, जीपी लिख रहा हूं उसको शॉर्ट में। तो लोग जो है वो जर्मन पार्लियामेंट के डेप्यूटीज को इलेक्ट करने लग गए, यानी इलेक्शन सिनारियो शुरू हो गया। और इसी जर्मन पार्लियामेंट को वी कॉल इट एज, दिस जर्मन पार्लियामेंट इज कॉल इट एज, देखिए क्या कहते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज रीशस्टैग। रीशस्टैग, इसको कर लीजिए बॉक्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया ये कहानी। ये इसको हम लोग बोलते थे कि ये पूरा सिनारियो जो है ये है इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर II ऑन जर्मनी। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि इंपैक्ट क्या था वर्ल्ड वॉर II का जर्मनी पे, तो आपको यही लिखना है आंसर। या कभी कभी पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वीएमआर रिपब्लिक, तो भी आपको यही लिखना है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये चीज वीएमआर रिपब्लिक को भी यहां डिनोट कर रही है। तो आई होप ये चीज अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इंपैक्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब ये इंपैक्ट आपने समझ लिया, तो अब ये लड़ाई जब खत्म होती है तो सिनारियो क्या है, वर्ल्ड वॉर II इज ओवर। सो फाइनली ऑन 28 जून 1919, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। 28 जून 1919 बेसिकली इट इज एन एरा ऑफ, इट्स अ पोस्ट वॉर एरा, यानी वॉर खत्म हो चुकी थी। और पोस्ट वॉर एरा में मैंने क्या बताया कि जर्मनी लड़ाई हार चुका था, जर्मनी एक साइड था जो बैटल को लूज कर चुका था, लॉस्ट, एल लिख देते हैं इसके आगे। और जो एलाइज थे वो यहां पर जीत चुके थे, उनके आगे लिख देते हैं W। क्लियर हो गया। तो 28 जून 1919 को यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, एंड दैट इज, और वो होता है एट अ प्लेस कॉल्ड वर्साइल। एट अ प्लेस कॉल्ड वर्साइल, ये नाम आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में सुना था। तो वर्साइल में ये दोनों लोगों के बीच, यानी एलाइज और जर्मनी, इनके बीच में यहां पर एक वर्साइल पे एक ट्रीटी हुई। लड़ाई, भाई लड़ाई होगी, लड़ाई के बाद ट्रीटियां होती हैं, मैंने बहुत सारी ट्रीटी भी आपको बताई थी जब मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहा था आपको, है ना। तो जब वर्साइल में ये लोग मिले, ये एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक ट्रीटी साइन करी वर्साइल में, जिसको बोला जाता है पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी, तो बेसिकली इसको पीस ट्रीटी बोलिए या आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल बोलिए, इट्स द सेम थिंग। लेकिन ये जो ट्रीटी साइन हुई, दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, इट वॉज वेरी वेरी ह्यूमिलेटिंग, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी बच्चों। इट्स वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मन्स, जर्मन के लोगों के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी, बहुत ज्यादा। लोग बहुत परेशान थे कि ले फालतू में लड़ के बैठ गए हो, परेशान कर दिया है लोगों को, समझ रहे हो आप बात को। सो दिस पर्टिकुलर ट्रीटी जो लड़ी गई थी वर्ल्ड वॉर II, जो साइन की गई थी वर्ल्ड वॉर II के बाद, इट वॉज वेरी वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। ह्यूमिलेटिंग समझ सकते हो आप, वर्ड कितना बड़ा है ह्यूमिलेटिंग, यानी कितना ज्यादा बुरे प्रोविजंस होंगे जर्मन्स के लिए। जर्मन को सफोकेशन होने लगा था उन प्रोविजंस की वजह से कि यार ये क्या ट्रीटी साइन करके बैठ गए हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर ट्रीटी, ये जो आउटकम है इस पीस ट्रीटी का, वो क्या निकल के आया। व्हाट इज द आउटकम? आउटकम इज ट्रीटी ऑफ वर्साइल।
आई होप ये आपको यहां पर क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के यहां पर क्या क्या प्रोविजंस थे। ओके, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, देखते हैं इसके यहां पर क्या क्या प्रोविजंस थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो साइन हुई थी, तो उससे प्लीज राइट 4 पॉइंट्स। अगेन पूरा फ्लो चार्ट, सिर्फ फ्लो चार्ट, और नाजिज्म का चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बात करें तो पहला पॉइंट, अब देखिए क्या क्या हुआ। टेरिटरीज, टेरिटरीज, दूसरा रिसोर्स। टेरिटरी और रिसोर्स, इनमें बात करूं अगर, तो टेरिटरी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो टेरिटरीज में जो जर्मन कॉलोनीज थी, जो जर्मन कॉलोनीज थी, और जो टेरिटरीज में जो आप देखेंगे 13% ऑफ जो एरिया था ऑफ जर्मनी, 13% ऑफ जर्मनी, मतलब कहने का क्या मतलब यह है कि भाई जर्मन कॉलोनीज थी। कॉलोनीज मतलब जर्मनी ने जो चीजें, जो एरिया, टेरिटरी एक्वायर करी थी जर्मनी के बाहर, वो हो गई जर्मन कॉलोनीज, ठीक है। और जर्मनी का खुद का 13% का जो टेरिटरी था, वो ये दोनों ये चीजें जो हैं, दिस मेड, मतलब इन एरियाज में जर्मनी की 1/10 पॉपुलेशन रिसाइड करती थी, 1/10 पॉपुलेशन। ये सब चीजें चली गई थी फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुआनिया को, ये लोगों ने ये एरियाज जर्मनी के ले लिए थे। एंड नॉट ओनली दिस, रिसोर्सेज की बात भी करूं तो आप देखोगे कि आयरन, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। आयरन की बात करेंगे तो 75% ऑफ द आयरन एंड 26% ऑफ द कोल, 75% आयरन एंड यू विल सी कोल, 26% कोल, ये सब कहां चला गया था? दीज थिंग वेयर टेकन बाय फ्रांस, टेकन बाय, आप देखोगे टेरिटरीज, दे वर टेकन बाय फ्रांस, दे वर टेकन बाय पोलैंड, दे वर टेकन बाय डेनमार्क, एंड दे वर टेकन बाय लिथुआनिया। इन कंट्रीज ने जो है ये सब चीजें जो जर्मनी की ऑक्यूपाई कर ली थी इस ट्रीटी के तहत। यानी इस ट्रीटी का पहला प्रोविजन क्या है कि टेरिटरीज एंड द रिसोर्सेज दे वर टेकन बाय फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। और कौन कौन सी टेरिटरी? जर्मन कॉलोनीज एंड 13% ऑफ द जर्मन पॉपुलेशन। रिसोर्सेज में आयरन एंड कोल। क्लियर? दूसरा प्रोविजन देखिए इस ट्रीटी का, सेकेंड प्रोविजन बी, डीमिलिटराइजेशन, डीमिलिटराइजेशन ऑफ जर्मनी। यानी जर्मनी की जो मिलिट्री थी उसको कम करने को बोला गया, उसको डीमिलिटराइज कर दिया उठा के। सो जर्मनी बेसिकली वीक हो गया इस सेंस में। जब एलाइड पावर्स आए, भाई एलाइड पावर्स ने क्या किया? डीमिलिटराइजेशन कौन करेगा? एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स जीत गई थी, तो एलाइड पावर्स ने कहा कि भैया ये जो तुम आर्मी रखे हो ना, इसको खत्म करो। और इसकी वजह से, डीमिलिटराइज करने की वजह से जर्मनी यहां पर बहुत ज्यादा वीक हो गया था। आप देख रहे हो कितनी सफोकेटिंग है ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल। पहली, आपकी जमीन ले लिया जर्मनी से। दूसरा, आपको डीमिलिटराइज कर दिया कि मिलिट्री भी इस्तेमाल नहीं करोगे। समझ आ रहा है? और तीसरा पॉइंट देखिए आप इसके बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड, जब टेरिटरी ले गए, जमीन ले गए, मिलिट्री ले गए, अब क्या होगा? अब उन्होंने क्या किया? दे ऑक्यूपाइड a very very important area and that is called as Rhineland. Occupied Rhineland, and Rhineland is an area जो resources में बहुत ज्यादा रिच था। Rhineland rich in resource, इस पे कब्जा लिया। भैया जो आपके देश का पेट्रोल था जिससे जर्मनी की इकोनॉमी चल रही थी, राइनलैंड, क्योंकि यहीं से सारा क्या आता था? सारा रिसोर्स यहीं से आ रहा था।
तो पेट्रोल क्या है, इकोनॉमी चल किसकी वजह से रही है, इसकी वजह से। तो राइनलैंड क्या हो गया जर्मनी के लिए, पेट्रोल। भाई गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। जर्मनी किससे चल रहा था, राइनलैंड से चलता था, क्योंकि सारा इकोनॉमी यहीं पर था, सारा रिसोर्स यहीं पर था, यही उठा लिया, जर्मनी से खींच लिया। अब जब रिसोर्स ही नहीं बचा तो क्या करोगे, बाबा जी का ढुल्लू, क्या करोगे। समझ रहे हो आप बात को। राइनलैंड पे इस तरह से यहां पर कैप्चर कर लिया गया। और ये भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल काफी ज्यादा सफोकेटिंग थी। और जो आखिरी पॉइंट बना इस ट्रीटी का, उसने तो पूरी जो निचोड़ बचा भी था थोड़ा बहुत, उसको फुल्ली खत्म कर दिया गया। एंड दैट इज पॉइंट नंबर डी। उन्होंने कहा कि आपने जो यहां पर बवाल काटा है ना इस वर्ल्ड वॉर में, उसके लिए कॉम्पनसेशन दीजिए, यानी पैसा दो, खोखा निकालो, रोकड़ा पहुंचाओ घर पे हमारे। कॉम्पनसेशन पे करने की बात करी गई। एंड कॉम्पनसेशन टू हुम, कॉम्पनसेशन टू बी पेड टू दी एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स को यहां पर आप कॉम्पनसेशन दीजिए। और यहां पर कॉम्पनसेशन की डिमांड जो उस समय थी, उस समय इट वाज 6 बिलियन यूरोज। सोचिए जरा, उस समय 6 बिलियन, वो भी यूरोज। बाप रे बाप, इतना पैसा देना पड़ेगा किसको, एलाइड पावर्स को। These were the treaty of provisions of the treaty of Versailles. I hope ये provisions आपको क्लियर होगा। एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि what was the treaty of Versailles। बच्चों 1 2 3 4 पॉइंट लिख के आ जाओ, पूरे नंबर में लेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब बात यह आती है, जब ये इतना समझ में आ गया तो ये जो ट्रीटी आपको दिख रही है, ये ट्रीटी, अब एक बात तो क्लियर है, जो ट्रीटी के प्रोविजंस आपने देखे, प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी, तो ये जो प्रोविजंस आपने देखे अभी ऊपर से जो हमने लिए हैं अभी यहां पर, ये प्रोविजन बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ह्यूमिलेटिंग फॉर whom, फॉर द पीपल। दे वेर ह्यूमिलेटिंग फॉर द पीपल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ प्रोविजन। और हुआ ये कि लोग थे, उनका विश्वास उठने लग गया था वीएमआर रिपब्लिक से। सो प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ह्यूमिलेटिंग, पहला पॉइंट कि वो ह्यूमिलेटिंग थी लोगों के लिए। और दूसरा पॉइंट ये था कि पीपल, लोग जो थे, पीपल दे, मतलब उनके ऊपर से हम कह सकते हैं दे वर अगेंस्ट द वीएमआर रिपब्लिक। नाउ दे लॉस्ट सपोर्ट और दे लॉस्ट बेसिकली फेथ। मतलब उनको वीएमआर रिपब्लिक से उम्मीद नहीं थी। दे लॉस्ट फेथ इन वीएमआर रिपब्लिक। वीएमआर रिपब्लिक समझ गए आप, वही नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी। याद रखिएगा 1919 से लेकर 1953 तक जो गवर्नमेंट वहां चलती है जर्मनी में, उसको बोलते हैं हम लोग वीएमआर रिपब्लिक। तो अब लोगों के अंदर वीएमआर रिपब्लिक से फेथ खत्म होने लगा था कि भैया ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी हैं पागल वागल, बर्बाद कर रहे हैं लोगों को, ये कितना बुरा प्रॉब्लम में फंसा दिया है वीएमआर रिपब्लिक ने। दिस वाज द प्रोविजन। ये एनालिसिस है, देखिए आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा ये चीज कि वहां पर ये प्रॉब्लम्स आने लगी थी। एंड बिकॉज ये ट्रीटी इतनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी, ये ट्रीटी लोगों को इतना ज्यादा सफोकेशन दे रही थी, बिकॉज दिस ट्रीटी वाज सफोकेटिंग पीपल, सफोकेटिंग होने लगा था। होगा कि नहीं होगा भाई, कितना बड़ा रीजन है सफोकेशन का। जमीन ले ली गई आपकी, मिलिट्री छीन ली गई आपकी, जो पेट्रोल था आपका इकोनॉमी में, जो चिंगारी लगाता था, जिसकी वजह से पूरा देश चल रहा था, राइनलैंड, उसे कब्जा लिया और ऊपर से कहा कि पैसा दो। कहां से दोगे पैसा, है ही नहीं, सब तो तुम ले गए उठा के। समझ में आ रहा है। सो कैन यू फील इट कि भैया ये कितनी ज्यादा सफोकेटिंग हो गई होगी वहां के लोगों के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस it led to a very very important development in the history of Germany, and that is called as November criminals. November criminals. I hope ये अब आप यहां से कहानी अच्छे सुनिएगा। समझ में आ गया। इतनी बुरी ज्यादा प्रोविजंस थे ट्रीटी के, उसकी वजह से एक नया चीज सामने आती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। अब ये नवंबर क्रिमिनल्स क्या है, जरा ये सुनिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, फ्लो चार्ट में समझ में आ जाएगा।
जो एग्रीमेंट यहां साइन किया था वीएमआर रिपब्लिक या जर्मनी ने विद द एलाइड पावर्स, वो एग्रीमेंट साइन हुआ था नवंबर में, और जिन लोगों ने उसको साइन कर दिया था जर्मनी की तरफ से, उनको क्रिमिनल्स कहने लगे थे उनकी ऑपोजिशन पार्टी। यानी जर्मनी में देखिए वीएमआर रिपब्लिक है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें एक रूलिंग पार्टी होगी, एक ऑपोजिशन पार्टी होगी। तो ऑपोजिशन पार्टी यहां पर रूलिंग पार्टी पर ये ब्लेम कर रही थी, ये एलिगेशन लगा रही थी, और ऑपोजिशन पार्टी ने ही जो रूलिंग पार्टी के लोग थे उनको क्या कहा, उनको कहा क्रिमिनल्स, उनको कहा क्रिमिनल्स। वाई? क्योंकि उन लोग ने उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था जिसके तहत जर्मनी जो है एलाइड पावर्स के अंडर चला गया था, उनके कंट्रोल में आ गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत। ठीक है, ये चूंकि एग्रीमेंट साइन हुआ था इन दी मंथ ऑफ नवंबर, इस वजह से हम इस इंसिडेंट को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जानते हैं। सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब बात ये उठती है कि भाई यहां पर लीडिंग पार्टी भी थी, रूलिंग पार्टी भी थी, सॉरी रूलिंग पार्टी भी थी, ऑपोजिशन भी थी। बात यह है कि जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो इनको नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बोल रही थी? वाई? क्या कोई और ऑप्शन था? यस, तो ऑपोजिशन पार्टी का मानना यह था कि हमारी आर्मी, जर्मनी की आर्मी अभी इतनी वीक नहीं हुई थी कि हम लोग वॉर को कंटिन्यू ना कर पाते। वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 को कंटिन्यू ना कर पाते, इतना वीक हम नहीं हुए थे। हमारी आर्मी में क्षमता थी कि हम लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन आप लोग वो लड़ाई नहीं लड़े और आप लोग ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्साइल, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी टर्म्ड एज द नवंबर क्रिमिनल्स। समझ में आ रहा है बात को? आई होप ये कहानी आपको क्लियर हो गई। तो ये एग्रीमेंट जो है इट वॉज साइंड इन नवंबर 1918 एंड दैट इज व्हाई इट वॉज टर्म्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब जब ये सब सिनारियो चल रहा था तो समय आता है 1923 और 1923 में आप देखोगे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब समझते हैं आप, महंगाई बढ़ना। इन्फ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया। जो 10 रुपए की थी वो 100 रुपए की बिक रही थी, इतनी महंगाई हो गई थी। 1923 में टाइम यही था कि हाइपर इन्फ्लेशन बहुत हो गया था। सो 1923 हाइपर इन्फ्लेशन। लेकिन बड़ा सवाल यह है, हाइपर इन्फ्लेशन क्यों? क्यों आखिर ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ? समझ में आ रही है कहानी? आई होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में अभी तक। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन हुआ क्यों, इसके कारण सुन लीजिए, देखिए जरा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल रीजन है। देखिए, मैंने आपको हमेशा एक फंडा बताया है और मैंने आपको बताया भी है कि जो मेरे टीचर थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे हम लोगों को, उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी। हम सब लोगों को ये चीज सिखाते थे। हिस्ट्री का एक फॉर्मूला होता है E=E। यू हमको ही पढ़ाते थे, ये उन्हीं की बात है। आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम। E=E, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर। अगर आपके देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो आपकी एम्पायर या पॉलिटी जिसको बोलते हैं वो अपने आप अच्छी होगी। इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। आई गिव ऑल द क्रेडिट फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू माई टीचर्स, टू माई टीचर। तो मैं वही चीज आपको यहां पर बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, यानी अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली एम्पायर आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आपका एम्पायर बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल रूलर है आपका, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ पावरफुल कंट्री। सी द एग्जाम्पल ऑफ अफगानिस्तान। इकोनॉमी है, नहीं है, बच्चा बड़े होते ही AK-47 मांगने लगता है, AK-47 दो, बम मार के आएंगे। स्टार्टिंग से ही होता है ये। तो इकोनॉमी अच्छी नहीं है इसलिए एम्पायर भी नहीं है। बट यू सी चाइना, यू सी यूनाइटेड स्टेट्स, इकोनॉमी पावरफुल इकोनॉमी है, इस वजह से कंट्री देखिए आप। समझ रहे हो आप बात को? तो जर्मनी की बात कर रहा हूं मैं कि 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब पैसे, चीजों के दाम आसमान चूम रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमी वॉज इन ट्रबल। जर्मनी की इकोनॉमी वॉज इन ट्रबल, और जब इकोनॉमी ट्रबल में आएगी
तो पॉलिटी अपने आप ट्रबल में आने लगेगी। और यही हुआ, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई थी। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है यूएसए में, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ग्रेट डिप्रेशन आता है, इकोनॉमी और क्रिपल डाउन हो जाती है, और जब इतनी इकोनॉमी क्रिपल डाउन हो जाती है तो लोगों का विश्वास जो है वो वीएमआर रिपब्लिक से उठने लगता है। और जब पॉलिटी मतलब इकोनॉमी खराब हुई तो एम्पायर खराब हो गया, पॉलिटी खराब हो गई, और जब भी ऐसा होगा इट विल लीड टू कमिंग अप ऑफ डिक्टेटरशिप। और फिर यही हुआ, जर्मनी में हिटलर का एंट्री आ जाती है। इस तरह से हिटलर जो है जर्मनी में एंट्री कर लेता है। ठीक है, अभी उसको डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली पहले हम देखते हैं कि ये हाइपर इन्फ्लेशन के रीजंस क्या क्या है। पहला रीजन देखिए, लिखिए इसको आप, फर्स्ट रीजन हाइपर इन्फ्लेशन का पहला रीजन ये है कि जो भी यहां पर अभी तक जर्मनी ने वॉर के लिए लोन्स लिए थे, जर्मनी लड़ाई लड़ रहा था लोन्स पे, सबसे बड़ी बात ये थी। तो अब उन लोन्स को वापस करने का टाइम था, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। और वो लोन भी आप देखोगे ये वापस किया जा रहा था इन गोल्ड। तो यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा यहां पर रिसोर्स का ड्रेन हुआ था फ्रॉम जर्मनी टू द अदर कंट्रीज। ठीक है, ये लोन जो लिया गया था, आपको बता रहा हूं मैं, दिस लोन वाज टेकन फॉर द वॉर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। तो जब आप रीपेमेंट कर रहे हो लोन का, गोल्ड से बेच रहे हो, तो आप देश के लिए क्या बचाओगे? ऑटोमेटिकली रिसोर्स कम हुए तो रिसोर्स की मारामारी बढ़ गई, मारामारी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा बढ़ेगा। सिंपल इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके बाद ये हुआ पॉइंट नंबर 2, फ्रांस इसने ऑक्यूपाई कर लिया था जर्मनी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट्रोल वाला एरिया। पेट्रोल मतलब जिससे इकोनॉमी चल रही है, एंड दैट वाज रुर, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस ऑक्यूपाइड whom? what? रूर के एरिया को फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। और रूर का एरिया वही एरिया था जहां फिर से बहुत ज्यादा रिच क्वालिटी ऑफ रिसोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, एक तरीके से जर्मनी को कंगाल कर दिया था, जर्मनी नंगा हो गया था, बुरी हालत थी जर्मनी की इस वक्त यहां पर, वेरी बैड। और जब ये सब सिनारियो होगा, रीपेमेंट आप कराओगे लोन में, लोन का रीपेमेंट करा रहे हो गोल्ड में, रूर को उठा ले गए फ्रांस वाले, तो अब चाहिए थे पैसे। पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि भाई आपका सारा सामान तो बेच ले, सब उठा ले गए। भाई पैसे कब आते? जब आप अपने रिसोर्स को बेचते, उसके बदले पैसा मिलता आपको। लेकिन आपके सामान तो उठा ले गए, तो पैसा कहां से मिलेगा? तो सरकार ने सोचा चलो एक काम करते हैं, करेंसी प्रिंट करना शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट प्रिंट दी करेंसी। लेकिन करेंसी प्रिंट करना इज नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन करेंसी को ओवर प्रिंट करना विल बी अ बैड ऑप्शन। ये आज ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आज की कंट्री में भी ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओवर प्रिंटिंग, भाई करेंसी का फ्लो उतना ही होना चाहिए इकोनॉमी में जितनी डिमांड है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई दे हैव टू मीट। अगर डिमांड और सप्लाई मीट नहीं करेगी, इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, और वो यहां पर यही हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन। उन्होंने क्या किया? थर्ड पॉइंट, ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज, ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज। और जब आप ये करोगे ओवर प्रिंटिंग, तो डेफिनेटली जो आपकी करेंसी की वैल्यू है डेप्रिशिएट कर जाएगी। दिस इज सिंपल इकोनॉमिक्स, डेप्रिशिएट। थोड़ा सा आपको समझाऊं अगर मैं, ये होता कैसे है, तो जरा देखिए, जिसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये करेंसी को ओवर प्रिंट करने से डेप्रिसिएशन कैसे होगा। देखिए क्या है, मान लीजिए यहां पर आपके पास ये अनियंस हैं, ठीक है, प्याज हैं। इसको खरीदने के लिए मान लीजिए ये यहां पर हमने ये एक नोट है, ये 10 रुपए का, ठीक है। तो अभी इतनी अनियंस थी हमारे पास, 4 अनियंस थी, मान लीजिए 40 किलो अनियंस है, नोट कितने हैं? 10 रुपए। तो इसकी ये डिमांड एंड सप्लाई मैच है, मतलब 10 रुपए में इतनी अनियंस आ जाएंगी, ठीक बात है। लेकिन मान लीजिए अगर करेंसी का ओवर प्रिंटिंग हो जाए और करेंसी अब इतनी नहीं, इतनी करेंसीज आपको देखने को मिल जाए, ये सारी करेंसीज भी आ जाए मान लीजिए, तो यार अब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अब ज्यादा लोगों के पास पैसा आ गया है। पहले खाली एक आदमी के पास पैसा था,
अब 4 आदमी के पास पैसा है तो चारों आदमी खरीदने को तैयार हो जाएंगे अनियन को, तो अनियन के भाव बढ़ जाएंगे, नखरे बढ़ जाएंगे अनियन के। अनियन कहेगा अच्छा, पहले तो एक ही आदमी था, 10 रुपए मिल रहा था, तो अनियन कहेगा ठीक है भैया ले जाओ। लेकिन अनियन के भाव बढ़ेंगे ना, कि हमको तो 4 लोग पूछ रहे हैं। अनियन कहेगा 10 रुपए में नहीं बिकूंगा मैं, अब मैं 100 रुपए में बिकूंगा। 100 रुपए हो तो दो, तो हर आदमी कहेगा ठीक है ले लो ले लो ले लो, क्योंकि पैसे सबके पास आ गए हैं, क्योंकि ओवर प्रिंटिंग हुई है करेंसीज की। और जब ये हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ, करेंसी की इज्जत घटी कि नहीं घटी। डेप्रिसिएशन मतलब इज्जत घट जाना। पहले एक आदमी के पास थी, मान लीजिए नहीं है, एक आदमी के पास था, कितना वैल्यू था, अरे भैया कोई खरीदने आ रहा है खरीद लो हमको। लेकिन जब 4 के पास हो गया तो करेंसी की वैल्यू नहीं रह गई। क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन, करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया। और इसके बाद आप देखोगे 4th पॉइंट वाज कि वैल्यू ऑफ मार्क, ये बहुत बुरी गिरने लगी थी। वैल्यू ऑफ मार्क, करेंसी थी ये मार्क, उसकी वैल्यू यहां पर गिरने लगी थी। अब क्या वैल्यू गिरने लगी, अप्रैल का महीने में आप देखेंगे $1 वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। इमेजिन सर, $1 की कीमत थी 24,000 मार्क। जुलाई आते आते आप देखोगे $1 की कीमत हो गई थी 3,53,000 मार्क्स। एक महीने बाद अगस्त में $1 की कीमत हो, $1 की जो वैल्यू थी दैट वाज अराउंड 46,21,000। और दिसंबर आते आते तो हद हो गई थी, $1 की कीमत थी 10 करोड़ रुपए इंडिया के हिसाब से। $1 समझिए, आज इंडिया इज $1 बराबर चल रहा है 76 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, 75-76 रुपए चल रहा है। लेकिन उस समय $1 वॉज इक्वल टू 10,000 करोड़। मार्क की बात कर रहे हैं हम लोग, जर्मनी की करेंसी। क्या भाई साहब बात थी। तो जब इतना ओवर प्रिंटिंग कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू होगी करेंसी की, इज्जत होगी, वो गिर जाएगी। यही यहां पर हुआ। एंड दीज वर द रीजंस फॉर द हाइपर इन्फ्लेशन इन द ईयर ऑफ 1923। ठीक है, अब इस सिचुएशन से ये चल रही है पूरा सिनारियो, इससे बाहर निकालने के लिए यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स एक सेवियर के तरह सामने आता है। सेवियर कौन निकल के आता है, यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में खुद, यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ बिकेम द विक्टिम ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स फॉल द विक्टिम, ये खुद विक्टिम बन जाता है। मदद करने तो निकलते हैं ये लोग, लेकिन दे themselves became the victim of the Great Depression। They themselves became the victim of Great Depression। अब ग्रेट डिप्रेशन की बात करें तो ये अमेरिका में आया था इन द ईयर 1929। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से क्या सिनारियो चल रहा था, ग्रेट डिप्रेशन ये यूएसए में आया, और यूएसए में आया था इन द ईयर 1929। सिनारियो इतना खराब था इस ग्रेट डिप्रेशन का, मतलब यहां पर यह था कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्रिपल कर गई थी, और इस वक्त अमेरिका में लोग अपनी मर्सिडीज बेच रहे थे फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोग अपनी मर्सिडीज तक बेचना चाह रहे थे। इतना बुरा डिप्रेशन था उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सोचिए आप, सोचने वाली चीज है ये, क्या भयानक तस्वीर थी यूएसए की। और यूएसए इससे पहले आया था जर्मनी की मदद करने के लिए, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, लेकिन खुद ही ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या कि जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया, दिस पर्टिकुलर ग्रेट डिप्रेशन, तो ये ग्रेट डिप्रेशन ने इसने इट अफेक्टेड ग्लोबली, पूरे दुनिया पे इसने अफेक्ट किया, अफेक्टेड ग्लोबली। और जब ग्लोबली अफेक्ट हुआ तो उसमें जर्मनी वाज नो एक्सेप्शन। यानी जर्मनी भी यहां पर आप देखोगे कि इस पे भी यहां पर अफेक्ट पड़ता है ग्रेट डिप्रेशन का। और जब जर्मनी पे अफेक्ट पड़ा तो जहां पर जो जर्मन इंडस्ट्रीज थी वो बेसिकली लोन पे काम कर रही थी, और वो लोन मिला था उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। मैंने बताया ना आपको कि यूएसए क्या एक सेवियर की तरह बन के आया था। क्या उन्होंने मदद करी थी, उन्होंने यहां पर लोन्स दिए थे, लोन्स। और वो लोन्स किसको दिए थे, यूएस जर्मन की इंडस्ट्रीज को, जर्मन इंडस्ट्रीज को लोन दिए थे कि भैया आप लोग प्रोडक्शन बढ़ाइए अपना, तभी आप लोग का इस इकोनॉमी से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब ये पर्टिकुलरली ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो जो लोन्स यहां पर जर्मन इंडस्ट्री ने लिए थे वो लोन्स को अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वापस मांग रहा था कि भैया हमारे लोन्स वापस करो।
जर्मनी से कहा कि वापस करो, घर वापसी, पैसों की घर वापसी करो। तो जब जर्मनी से कहा कि पैसों की वापसी करो, तो जर्मनी बेसिकली, ये तो एक इंसिडेंट था ही, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा इंसिडेंट यहां पर, ये तो उन्होंने डिमांड किया ही पैसे वापस करो। पैसे वापस मांगने का एक बड़ा रीजन ये था कि एक अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा वहां पर आप देखोगे कि वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टॉक मार्केट है, वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रिपल कर गया, गिर गया। समझना बात को, शेयर मार्केट जो यूएसए का है, वन ऑफ द आज के डेट में भी वन ऑफ द बिगेस्ट, नैस्डैक, ठीक है, वॉल स्ट्रीट जो उस समय था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रिपल डाउन हो गया। तो बेसिकली यहां पर एक रीजन ये हुआ कि जर्मनी नो एक्सेप्शन, और यूएस में क्या हुआ कि यूएस में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो पूरी तरह से क्रिपल डाउन कर जाता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रिपल्ड। और जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रिपल करता है तो इसके डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स पे। चलिए देखते हैं क्या इंपैक्ट था इसका, आउटकम। यानी क्या देख रहे हैं कि जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ट्रिपल डाउन हुआ तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा। पहला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो नेशनल इनकम थी यूनाइटेड स्टेट्स की, नेशनल इनकम ये रिड्यूस हो गई थी। ऑब्वियसली बात है, ग्लोबल इफेक्ट आया इकोनॉमी पे, तो नेशनल इनकम क्या हो गई थी, हाफ हो गई थी, हाफ्ड। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि जो फैक्ट्रीज थी वो शटडाउन हो गई थी, एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गए थे। ठीक है, फैक्ट्रीज ये मैं बता रहा हूं, ये आउटकम है यूएस का। यूएस में क्या क्या हुआ था, नेशनल इनकम हाफ हो गई, फैक्ट्रीज क्या हो गई, शटडाउन हो गई। भाई शटडाउन क्यों हो गई, क्योंकि अब भाई ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था ना। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हो रहा था, पैसा नहीं था लोगों के पास, समझ रहे हो, एक साइकिल बन गई थी। वो साइकिल मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए हुआ ये कि इंडस्ट्रीज शटडाउन हुई, देखिएगा क्या हुआ, इंडस्ट्रीज क्या हुआ, बंद हो गई, शटडाउन हो गई। अब जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो क्या होगा, जो लोग उसमें काम कर रहे थे वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके पास अब नौकरी नहीं है। जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके पास अब इनकम नहीं आएगी। जब उनके पास इनकम नहीं आएगी तो क्या होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे, और जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, वो लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, कोई भी गुड्स और सर्विसेज, या गुड्स कहते हैं उनको, जो कमोडिटीज हैं उनको क्या नहीं खरीद पाएंगे, वोंट बी एबल टू बाय, वोंट बाय इट, पैसा ही नहीं है तो कहां से खरीदेंगे। और जब सामान नहीं खरीदेंगे तो अब ये बताइए, जब कोई सामान मार्केट में बिकेगा ही नहीं तो इंडस्ट्रीज को क्यों बनाएगी। जब इंडस्ट्री नहीं बनाएगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज को छटनी करेगी। पहले वो बना रही थी 100 पार्ले जी बिस्किट, अब जब देखेगी मार्केट में पार्ले जी बिस्किट खाए नहीं जा रहे हैं तो पार्ले जी बिस्किट कितने बनाएगी, 50 बनाएगी। तो अभी तक उसको 100 पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए 10 लोग चाहिए थे, अब जब उसको 50 ही बनाने हैं तो उसको 5 लोग चाहिए। काहे को 5 लोग रखेगी, अपना खामखा सैलरी देगी, तो 5 लोग को निकाल देगी। धीमे धीमे इस तरह से आप देखोगे इंडस्ट्री शटडाउन हो गई। तो बेसिकली ये एक साइकिल फॉर्म हो गया, इस साइकिल में अमेरिका चला गया, और इस साइकिल को, ये प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। इतना डिटेल में इस लेवल पे आपको एनसीईआरटी में हल्का हल्का गया है, ठीक है, कि ग्रेट डिप्रेशन था क्या, वो यही सीक्वेंस में समझाया गया है। समझ में आ गया। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या, यूएस में इस पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज, नेशनल इनकम हाफ हो गई, भाई ऑब्वियसली हाफ हो जाएगी क्योंकि इंडस्ट्री शटडाउन हो गई, फैक्ट्रीज शटडाउन हो गई, एज आई जस्ट टोल्ड यू। एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गए, एक्सपोर्ट जो थे, भाई एक्सपोर्ट कैसे करोगे, अब जब सामान ही नहीं बन रहा है फैक्ट्रीज में तो एक्सपोर्ट क्या करोगे, एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया। उसके अलावा आप देखोगे पीपल स्टार्टेड टू बेसिकली क्या करने लगे, विड्रॉ फ्रॉम दी मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो लोग थे, पीपल, दे स्टार्टेड टू विड्रॉ किससे, मार्केट से, शेयर मार्केट से वो लोग अपना पैसा निकालने लग गए। और आप देखोगे कि उन्होंने अपना बहुत ज्यादा शेयर जो है वो बेच दिया था। ठीक है, तो ये तो काम हुआ था अमेरिका में, यूएस में, लेकिन इसका इफेक्ट जर्मनी पे क्या पड़ा, इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन जर्मनी।
प्लीज देखिए इसको और लिख लीजिए, ऐसी फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन जर्मनी। चलिए अब देखते हैं क्या इफेक्ट यहां पर पड़ा। फिर से फ्लो चार्ट, सिंपली पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पहला रीजन यहां, पहला इफेक्ट क्या पड़ा? पहला इफेक्ट जर्मनी पे यही पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इनके यहां भी कम हो गया। भाई जाहिर सी बात है ना, ये ग्लोबल फिनोमेना था, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो यूएस में कम होता है, तो सिमिलरली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर जर्मनी में भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 देखिए कि जो लोगों की नौकरी थी उनकी नौकरी चली गई और जिन लोगों की बची थी उनकी सैलरी कम होकर मिलने लग गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिनारियो बहुत ज्यादा जर्मनी में आ गया था। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, समझ में आ गया अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? भाई जो लोग वर्क कर रहे थे या जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी जॉब चली गई, खत्म हो गई, और जो लोग की बची भी थी तो उनकी वेजेस या सैलरी बहुत ज्यादा कम मिल रही थी। ईदर ऑफ द टू, ठीक है, ईदर, ये ऐसा हो रहा था। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि यार अब ये बताओ, जब लोगों के पास खाने पीने को पैसा नहीं होगा तो आदमी जिंदा तो रहेगा ना, कि मर जाएगा? तो जिंदा कैसे रहेगा? फिर उसको खाने की सामान चाहिए, और खाने का सामान कैसे मिलेगा? पैसे से मिलेगा। और पैसे कैसे आएंगे? फिर पैसे एक ही चीज तरीके से आते हैं, और वो है लूटपाट, चोरी चकारी, क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी पड़ती है, और वही यहां जर्मनी में होना स्टार्ट हो गया। इमेजिन लो, अब यहां जर्मनी में क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज। और क्रिमिनल एक्टिविटीज में आप देखोगे लूट बहुत ज्यादा होने लग गई थी। नॉर्मल सिनारियो है ये, नॉर्मल सिनारियो। पैसा नहीं होगा तो आदमी चोरी चमारी करेगा ही ना, है कि नहीं? ले जाना है गर्लफ्रेंड को डेट पे, तो कैसे ले जाओगे? पैसा है नहीं, तो चुपके से निकाल लेते हैं कि चलो पापा के पॉकेट से निकाल लेते हैं, चलते हैं थोड़ा आइसक्रीम खिला के लाएंगे। वही होगा, पैसे नहीं होंगे तो यही होता है। खुद के पास पैसे नहीं है तो क्या करोगे? लूट करोगे, यही करते ही यही होगा। तो बेसिकली ये क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई, ठीक है। और जब ये क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इमेजिन, सब समझने वाली चीज है ये, एक तरीके से एक के बाद एक फिनोमेना होने वाली चीज है। इंडस्ट्री बंद हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद हो गया तो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो लोगों को पैसे चाहिए थे, तो क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लूटपाट स्टार्ट हो गया। और जब ये लूटपाट होगा तो बचे हुए लोगों में, पीपल इन फियर, लोगों में, बाकी लोगों में खौफ बन जाएगा, है कि नहीं? क्या रटने वाली चीज है इसमें? सब समझना था इसमें। तो लोग कहते हैं हिस्ट्री रटनी पड़ती है, क्या रटना है? सिर्फ समझना है। लूटपाट होगी तो लोगों के डर में, लोगों का खौफ आएगा ना। भाई हर चीता भी पीता है, लेकिन ठीक है, लेकिन चीता डरता भी है फिर। तो यहां यही हो रहा है, पीपल इन फियर। एंड व्हाई पीपल इन फियर? बिकॉज यहां पर क्या सिनारियो था? बिकॉज अब ये सिनारियो ऐसा था कि ये लोग जो पैसे रखे हुए थे बैंक में, जो सेविंग्स करी थी इन लोग ने, भाई हुआ क्या? करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ था, करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ था, है कि नहीं? मतलब करेंसी की वैल्यू गिर गई थी, तो इनकी सेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो गई थी। बैंक में पैसा रखा रखे कम हो गया, वैल्यू गिर गई उसकी। पहले वैल्यू था कि भैया एक रुपए जो था वो 80 रुपए के बराबर था, $1। लेकिन बाद में उसकी वैल्यू गिर गई, पता चला $1 1 रुपए के बराबर आ गया। तो यूएस डॉलर की तो वैल्यू गिर गई ना यहां पर। पहले एक यूएस डॉलर में 80 रुपीस, हिंदुस्तान के 80 रुपए खरीद रहे थे यूएस वाले, अमेरिका वाले, ठीक है, अमेरिका बोलेंगे ना, अमेरिका, अमेरिका नहीं, अमेरिका, है ना? तो फील में बोल रहे हैं यार। तो जो यहां पर जो अमेरिका वाले क्या होगा कि $1 मतलब 80 रुपए के बराबर। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि इंडिया का अमेरिका का $1 इंडिया के $1 के बराबर हो जाए, तो किसकी यहां पर वैल्यू गिर गई? अमेरिका के डॉलर की वैल्यू गिर गई। अभी तक अमेरिका $1 में 80 रुपए खरीद रहा था, अब वो अमेरिका $1 में 1 रुपए खरीद पा रहा है, ठीक है ना? तो ये चीज यहां पर हुआ, बिकॉज वैल्यू ऑफ द करेंसी डेप्रिशिएट हुई, तो लोगों का जो पैसा रखा भी था ना बैंक्स में, उसका वैल्यू अपने आप कम हो गया। दीज वेर द इफेक्ट। इसमें एक इफेक्ट और आया, एंड दैट वाज पॉइंट नंबर ई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पॉइंट ये कह रहा है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, ठीक है,
छोटे मोटे छोटे मझौले जो बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, जो यहां बेसिकली हम कह सकते हैं, और इस तरह के जो काम कर रहे थे, बेसिकली यहां स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, इनका बिजनेस, इनका धंधा एकदम चौपट हो गया बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन। क्लियर? और पॉइंट नंबर 6 इज EF, एग्रीकल्चर पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां पर किसानों पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा एंड एग्रीकल्चर डिक्लाइंड, और उसके वजह से जो क्रॉप के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा गिर गए थे। एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ और क्रॉप के प्राइसेस डाउन हो गए थे। आई होप ये आपको इफेक्ट एकदम यहां पर अच्छे से याद हो गया कि क्या इफेक्ट पड़ा जर्मनी पे ग्रेट डिप्रेशन का। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं आपको समझा रहा हूं बार बार, एक फंडा मैंने बताया आपको, एंड दैट वाज, अभी मैंने बताया कि मेरे सर ने भी इसको पढ़ाया था, हमको एक्चुअली हमारे सर से ही पता चला, एंड दैट इज E इक्वल्स टू E, दैट इज इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। मतलब अगर आपकी इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी तो एम्पायर सर्वाइव करेगा ही नहीं। और चूंकि जर्मनी की इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में थी बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो एम्पायर था, वीएमआर रिपब्लिक, उसमें लोगों का फेथ पूरी तरह से खो गया था, पूरी तरह तबाह हो गया था, मतलब फेथ बचा ही नहीं था। और इसका सिनारियो निकला ये कि जो वीएमआर रिपब्लिक था, वीएमआर रिपब्लिक, लोगों के अंदर फेथ लॉस्ट, वीएमआर फेथ खत्म हो गया था। और जब ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फेथ खत्म होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पॉलिटी है, या आपका जो एम्पायर है, या आपका जो हम कह सकते हैं सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो यहां पर बेकार हो चुका है। और जब ऐसा होगा तो देयर आर ऑलवेज चांसेस कि इस तरह के सिनारियों में यू विल फाइंड द एंट्री ऑफ डिक्टेटरशिप, आपको डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और यहां पर भी यही हुआ, जब ये डिक्टेटरशिप सामने आई, सो केम द पिक्चर ऑफ, यहां से एंट्री होती है हिटलर की। दिस बेसिकली लीड्स टू द कमिंग अप ऑफ राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। अब जर्मनी की बागडोर जो है वो हिटलर के हाथों में चली गई। आई होप ये चीज आपको, कहानी पूरी क्लियर हो गई। अगले वाले लेक्चर से, अगले वाले हम वीडियो से, अपने लेक्चर से राइज ऑफ हिटलर की कहानी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आई होप ये फंडा आप हमेशा याद रखिएगा। हमारे टीचर्स ने भी हमको ये फंडे याद करवाए हैं। E इक्वल्स टू E हर जगह काम आएगा, हर जगह, आपके पर्सनल लाइफ में काम आएगा। सर अगर आप पैसे से बहुत मजबूत हैं, इकोनॉमिकली यू आर वेरी वीक, वेरी स्ट्रांग, तो आपकी इज्जत भी अपने आप हो जाती है। दुनिया ऐसी, हम क्या करें? यू विल बी वेरी स्ट्रांग इफ यू आर स्ट्रांग बाय इकोनॉमी। पैसे से आप मजबूत हैं तो आप एम्पायर भी आपका बहुत तगड़ा होगा, पैसे से वीक है तो एम्पायर भी आपका बहुत कमजोर होगा, कोई आपकी बात ही नहीं मानेगा। ठीक है? होता यही है सर, आज के टाइम में यही चीज होती है। तो आई होप ये पूरी कहानी, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है? अगले लेक्चर से हम लोग राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी की कहानी को शुरुआत करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खूब अपना सेहत का ध्यान रखिए, है ना? चलिए देन, ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।